टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मोशन के बारे में अगर आप सीनियर सेकेंडरी की कॉन्सेप्ट पूरा शुरुआत से देखेंगे तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन, फिर आगे जाके हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके मूवमेंट के पैटर्न को देख के हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का मोशन है। तो ये सब के बारे में हमने डिटेल्स में पहले जो प्रीवियस चैप्टर्स है उसमें हमने और लर्नर्स ने लर्न कर लिया है। आज का जो टॉपिक है इसकी शुरुआत से पहले हम टाइप ऑफ मोशन जो डील करेंगे वो है पीरियोडिक मोशन। तो जाहिर सी बात है कि मन में एक सवाल उठेगी कि ये पीरियोडिक मोशन क्या है और वो कैसे डिफरेंट है बाकी मोशन से। तो हम पहले देखेंगे पीरियोडिक मोशन क्या है, फिर पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेशन में ले जाएंगे। पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। देन ऑसिलेटरी मोशन में कब उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, कौन से टर्म एंड कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करेगा। देन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हम उसका डेफिनेशन और टाइप ऑफ मोशन पे आ गए हैं, देन हम थोड़ा इसके टर्मिनोलॉजी के अंदर फिर घुस जाएंगे जो स्पेसिफिक टू फिजिक्स है। बाकी जो शुरुआत की बातें हैं हम हमेशा जनरलाइज करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हम देखते हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स को स्टडी करके हम उसको हमारे सराउंडिंग के साथ लिंक कर रहे हैं। हम अपने सराउंडिंग में कुछ चीज़ें देखते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं या उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसके कुछ रूल्स, कुछ मैथमेटिकल थ्योरी और इक्वेशन के साथ उसको लिंक करते हैं। तो जब हम उसके अंदर के जो टर्मिनोलॉजी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, फेज एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ऐसे ही कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और डिफरेंट मास सिस्टम जो है, डिफरेंट सिस्टम वो कैसे ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के बाद वो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारे डिस्कस करेंगे। और 3 नए टर्म्स, नए टाइप ऑफ मोशन जो ऑसिलेटरी मोशन है उसके बारे में देखेंगे, जैसे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रिजोनेंस। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं वक्त हमें कितना तक डिस्कस करने का चांस देता है। तो पहले आता है पीरियोडिक मोशन। जैसे हमने घड़ी हम सब ने देखी है। घड़ी का मोशन, उसमें एक सेकेंड हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी सुई, मिनट हैंड को आप ले लो, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक उसका मोशन जो है वो रिपीट होता है, सेम टाइप ऑफ मोशन करता है। और वो मोशन का टाइम इंटरवल मतलब एक पॉइंट से शुरू होते फिर उसी पॉइंट में जब तक आता है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है। हाँ, क्लॉकवाइज वो पूरा 1 घंटा लेता है और फिर 12 पे आ जाता है। फिर 12 से शुरू होकर फिर 12 तक आने के लिए वो फिर से 1 घंटा लेता है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसका मोशन रिपीट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप अपने सराउंडिंग में भी देख सकते हैं। स्विंग पे बच्चे बैठते हैं, स्विंग का मोशन भी आप देखेंगे, आगे जाता है, फिर मिडिल में आता है, फिर पीछे, फिर आगे। तो वो मोशन रिपीट हो रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होता है। अर्थ का मोशन आप देखें, अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ एक दिन में 24 आवर में घूम जाता है और वो मोशन फिर से 24 आवर में वो रिपीट होता रहता है। उसके वजह से डे एंड नाइट होता है। अर्थ का मोशन अराउंड द सन देखिए तो वो भी 365 डेज लेता है एंड उसके वजह से हमारे सीजनल चेंजेस होते हैं और वो एवरी 365 डेज वही पाथ फॉलो करता है। तो ऐसे बहुत सारे मोशन हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मोशन रिपीट हो रहा है, पीरियोडिक मोशन। टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, उसके बाद वो मोशन रिपीट हो रहा है। सो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में हमने एग्जांपल्स देखा कि स्विंग का मोशन देखा और क्लॉक का भी, क्लॉक के जो मिनट हैंड का मोशन भी हमने देखा। उन दोनों में क्या फ़र्क है?
दोनों में फ़र्क ये है कि स्विंग के केस में हमने देखा एक पर्टिकुलर पोजीशन, जब स्विंग रेस्ट में था उस टाइम पे वो जहाँ पे था उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। आप देखेंगे जब हम उसको थोड़ा सा आगे धक्का दे देते हैं, वो आगे जाता है, फिर उस मीन पोजीशन में आता है, फिर पीछे जाता है, फिर वहाँ मीन पोजीशन आता है। तो इसमें एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ वो ऑसिलेट होता रहता है। पेंडुलम क्लॉक देखा होगा आपने, बॉब होता है उसमें एक नीचे, वो बॉब भी ऐसे ऐसे झूलता रहता है, ऑसिलेट करता है मीन पोजीशन के दोनों तरफ। तो वो भी पीरियोडिक मोशन है कि पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसका मोशन रिपीट हो रहा है, बट वहाँ एक मीन पोजीशन है जिसके दोनों तरफ वो ऑसिलेट हो रहा है जी। तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। पर जो मिनी हैंड का मोशन हमने देखा वो सर्कुलर, मतलब वो रिपीट हो रहा है बट मेन पोजीशन कुछ नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, फिर वहीं से वहीं आ रहा है, रिपीट हो रहा है मोशन, बट मीन पोजीशन नहीं है। तो जिस पीरियोडिक मोशन में एक मीन पोजीशन इन्वॉल्व रहता है उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हैं, पर सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि जो मिनी हैंड का है वो पीरियोडिक है पर ऑसिलेटरी नहीं है। पर जो स्विंग है वो ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है। तो ये वाला सवाल बहुत बार आता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है कि 4 मोशन दिया हुआ है, उसमें पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज पीरियोडिक और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज नॉट पीरियोडिक। पीरियोडिक तो 4 होंगे, तो व्हिच इज नॉट ऑसिलेटरी या व्हिच इज ऑसिलेटरी, तो आपको वो डिसाइड करना है कि कौन सा ऑसिलेटरी नहीं है, पीरियोडिक होगा बट ऑसिलेटरी नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये हमने पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन के बीच में डिफरेंस देखा कि कब हम मोशन को पीरियोडिक कहेंगे, कब इसको ऑसिलेटरी कहेंगे। अगर फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है तो हम उसको नॉन पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। ये तो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हमने देख लिया। अब पहले पीरियोडिक मोशन का क्या क्राइटेरिया होता है, अब थोड़ा साइंस मैथमेटिकल फिजिक्स में हम घुस जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है, हमने डिस्प्लेसमेंट पहले भी देखा था, सारे मोशन में डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में पीरियोडिक मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे जी। ये जो यहाँ पे थोड़ा आपको मैथमेटिकल फिजिक्स की ज़रूरत है, मैथमेटिक्स थोड़ा अप्लाई होता है, सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम को, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x is the displacement of the particle at any point of time। किसी टाइम पे x अगर उसका डिस्प्लेसमेंट है that is equal to a is constant into function of t plus capital T, small t plus capital T। capital T को हम लेते हैं टाइम पीरियड, that is the fixed time interval, that is capital T, and small t is any time। जिस टाइम पे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो उस टाइम को स्मॉल टी लिया हमने। तो जो डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, स्मॉल टी, इज ए फंक्शन ऑफ और इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ टी प्लस टी। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप क्योंकि मैथमेटिकल हमेशा आप कैलकुलेट खुद अगर पेन पेपर लेके नहीं बैठेंगे तो ऐसे बोलने से आपको समझ नहीं आएगा, या तो फिर आपके सामने वो लिखा हुआ आ रहा हो। तो ये जो फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, तो आप डिफरेंट टाइम में अगर कैलकुलेट करके देखेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। टाइम पीरियड को हमने जो टोटल टाइम इंटरवल उसको 1/4 4 हिस्सों में बांट दिया, T/4, 2T/4, 3T/4 एंड 4T/4 विच इज इक्वल टू कैपिटल T इटसेल्फ। तो अलग अलग जो 4 हिस्सों में हमने टाइम पीरियड को बांट दिया, टाइम इंटरवल को, हर इंटरवल के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है अगर आप देख लेंगे तो आपको इस इक्वेशन का
समझ आ जाएगा। वो आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल पेज नंबर 347 पार्ट 1 में भी दिया हुआ है। तो आपको इससे पता चल जाएगा हाउ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड हाउ इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल कैपिटल T। तो यहाँ पे ये कैपिटल T को हम कहते हैं टाइम पीरियड। और ऐसे केस में अगर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कैपिटल T, देन दैट मोशन इज पीरियोडिक मैथमेटिकली। तो अब हम आ जाते हैं ऑसिलेटरी मोशन में। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, अगर एक मीन पोजीशन इन्वॉल्व है, पीरियोडिक मोशन में एक मीन पोजीशन इन्वॉल्व है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। अगेन हमने तो उसका डेफिनेशन दे दिया, मैथमेटिकली इसको हम साइन थीटा और कोसाइन थीटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन थीटा कोसाइन थीटा, इनके फंक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप साइन थीटा और कोसाइन थीटा का ग्राफ देखेंगे, उसका थीटा का डिफरेंट वैल्यू लेके, तो वो क्योंकि एक पर्टिकुलर जब सर्किल वो घूम लेता है दैट इज 360 डिग्री, उसको आप डिफरेंट 360 डिग्री तक, 0 से लेकर 360 डिग्री आप डिफरेंट एंगल पे साइन थीटा कोसाइन थीटा का वैल्यू लेके अगर आप प्लॉट करेंगे, वो एक वेव फंक्शन जैसे आता है एंड इट रिपीट्स इटसेल्फ। आप देखेंगे आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल द वैल्यूज रिपीट्स इटसेल्फ, दैट्स व्हाई उसको हमने साइन और कोसाइन फंक्शन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने यहाँ पे चैप्टर का नाम कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप कब कहेंगे? पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। एक फिक्स्ड पोजीशन के टू एंड फ्रो मतलब लेफ्ट राइट आगे पीछे, उस पोजीशन के आगे पीछे अगर मूव कर रहा है, या लेफ्ट राइट वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है एक फिक्स्ड पोजीशन के, एंड it is moving to and fro around a fixed position, about a fixed position under an action of force F। कुछ फोर्स हमने दिया, उस फोर्स के अंडर में वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, and that force is directly proportional to its displacement x from the fixed point and the direction of the force is opposite to that of displacement। यहाँ पे हमने 3 कंडीशन डाला है। पहले तो एक फोर्स हमने अप्लाई किया और उस फोर्स के अंडर में पार्टिकल एक फिक्स्ड पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। सेकंड, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन से पार्टिकल का जो पोजीशन है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एंड थर्ड कंडीशन इज इट इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जिधर है, फोर्स का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा। दैट्स व्हाई हमेशा आप जब भी मोशन आगे चल के, हम जब डिफरेंट सिस्टम के बारे में, ऐसे हार्मोनिक मोशन को डिफरेंट सिस्टम में स्टडी करेंगे, वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप एग्जामिन करके देखेंगे द फोर्स इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हमेशा हम इसको F इक्वल टू माइनस के एक्स करके या F इक्वल टू माइनस के वाई, माइनस साइन जो आता है वो डायरेक्शन को दिखाने के लिए ही आता है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देन दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सारे ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकते, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तब जाके हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, क्योंकि इस केस में जाके वो साइन वेव, साइन थीटा कोसाइन थीटा के साथ डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ साइन थीटा और कोसाइन थीटा, और साइन थीटा कोसाइन थीटा आर हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक वेव फंक्शन। तो उस केस में हम उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो अगर इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करें, जैसे मैंने अभी कहा F इक्वल टू माइनस के एक्स
F is force, X is displacement, K is a constant, and minus sign is due to the condition that force is directed opposite to the displacement. दोनों का direction opposite है, that is why वहाँ पे एक minus sign है. Force is a vector, displacement is a vector. That is why. तो यहाँ K को कहा जाता है constant of proportionality. अगर हम यहाँ force कैलकुलेट करें, यहाँ पे एक सर्किल ऑफ रेफरेंस देके आपका कैलकुलेट किया हुआ है पेज नंबर 348 पे, उसका पार्टिकल का मोशन इन ए सर्किल एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंगली एज ए हार्मोनिक वेव. तो उसको हम इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, हमेशा डिस्प्लेसमेंट को साइन और कोसाइन वेव के फंक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे कि y डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू a साइन थीटा और y इक्वल टू a कॉस थीटा और y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. तो ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करने के बाद F इक्वल टू एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है. m इज मास ऑफ द पार्टिकल, a इज एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा द एंगुलर वेलोसिटी, sin omega t, t is time at any instant of time. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर y, y इज द डिस्प्लेसमेंट एंड y इक्वल टू a sin omega t सपोज हमने लिया है, तो m ओमेगा स्क्वायर y. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m इज कांस्टेंट, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी which is for a particular particle and particular motion taken to be constant. तो यहाँ पे F is proportional to y हो गया, force is directly proportional to the displacement y. तो m ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे k का काम करेगा, ky, F equal to ky minus ky minus this and a negative sign which indicates the direction, but F इक्वल टू ky, k इक्वल टू यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर हो गया. तो हम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाय m लिख सकते हैं. तो ओमेगा इक्वल टू हमें पता है क्योंकि पार्टिकुलर टाइम इंटरवल कैपिटल T में वो एक मोशन कंप्लीट करता है. एक मोशन कंप्लीट मोशन के लिए टाइम पीरियड T लगता है, कैपिटल T, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, 2 पाई एंगल क्योंकि कवर करता है डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, टाइम इज कैपिटल T, 2 पाई बाय T इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो हमें ओमेगा मिल जाता है. ये तो बहुत ही मैथमेटिकल है, मैं ऐसे अगर बोलते जाऊंगी तो वैसे भी नहीं समझ आएगा. आप अपनी किताब से डायरेक्ट ही डेरिवेशन देख सकते हैं. तो फाइनली हम T, कैपिटल T टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर k बाय m, दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई इंटू रूट ओवर m बाय k. तो ये हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मिल गया हमें. तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड देख लिया और F और Y का जो रिलेशन है F इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर y, और हमेशा फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड, किसी भी पॉइंट पे जब द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का रिलेशन हो गया. अब थोड़े से टर्मिनोलॉजी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ एसोसिएटेड हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट सारे मोशन की डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट होता है. तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. मीन पोजीशन जो एक फिक्स्ड पोजीशन है, वहाँ से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो उसका पोजीशन है, मीन पोजीशन से उस पोजीशन का जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है. डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन से जहाँ तक डिस्प्लेस हो गया है उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. एम्पलीट्यूड का मतलब है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक
हार्मोनिक ऑसिलेटर को जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम वो जहाँ तक जाता है उसके बाद फिर मीन पोजीशन तक आ जाता है। जैसे स्विंग के केस में, सपोज स्विंग के केस में आप पहले फिक्स्ड रहते हैं, जब आपको धक्का दिया जाता है आप आगे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाते हैं, फिर वहाँ से वो बैक करता है। तो जहाँ तक आप जाते हैं वो है मैक्सिमम, जहाँ तक जाते हैं मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। देन टाइम पीरियड के बारे में हमने पहले ही बात कर दिया है। जो टाइम इंटरवल जिसके बाद मोशन रिपीट होता है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड, और उसको हम कैपिटल टी के हिसाब से इंडिकेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय एन ऑसिलेटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं उसको ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक अच्छा सा रिलेशन है, क्योंकि 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं तो 1 बाय कैपिटल टी टाइम पीरियड कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी हम इंडिकेट करते हैं, उसका सिंबल होता है न्यू, उसका एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। तो 1 बाय टी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। ये दोनों का ऐसे ही रिलेशन है। देन फेज अगर ऐसे देखा जाए तो फेज जैसे कहते हैं सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, उसका क्या स्टेट है उस टाइम पे। सिमिलरली हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हम फेज क्या कहेंगे, उसका क्या स्टेटस है। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसका जो एंगल है, एंगल को हम फेज एंगल के हिसाब से कहते हैं। द एंगल जिसका कि साइन और कोसाइन किसी भी इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट की और ऑसिलेटर की पोजीशन को इंडिकेट करता है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है, उसको हम फेज एंगल कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हमने देखा था 1 बाय टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा लेते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी मैंने कहा था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, जो कि डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल। फेज एंगल किस रेट से चेंज होता है, दैट मीन्स डी बाय डी टी इज ओमेगा। तो इसको हम 2 पाई बाई टी के हिसाब से, क्योंकि टी टाइम में वो 2 पाई एंगल चेंज होता है, तो 2 पाई बाई टी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ये था हमारे टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन जी। और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे अपने इस कार्यक्रम में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। आप सुन रहे हैं का मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज, मेरे यानी गौरव शर्मा के साथ। और हमारा कार्यक्रम चल रहा है, सीनियर सेकेंडरी का प्रोग्राम है और सब्जेक्ट है फिजिक्स, और टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और मेरे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट मिस विजयलक्ष्मी प्रधान, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हमारे NIS की। और बाकी मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के दौरान अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कुछ पूछना चाहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो सीधा हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। और स्टूडियो में कॉल करने के लिए ये नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0120-4626-949 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-2543। तो सीधा हमारे स्टूडियो में कॉल कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो मैम, आपका अपना स्वागत करते हुए फिर से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी,
ब्रेक में जाने से पहले हम टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ जुड़े हुए। तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और टर्मिनोलॉजीज क्या क्या एसोसिएटेड है हमने देख लिया। अब हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन कौन से सिस्टम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है और उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें पहले आता है हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम। जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो ऑसिलेट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो स्प्रिंग मास सिस्टम होता क्या है? एक स्प्रिंग जो हमने सबने देखा है, उसमें एक ब्लॉक मास हमने लगा लिया एक साइड और दूसरे एंड ऑफ स्प्रिंग को हमने एक रिजिड सपोर्ट से लगा लिया, अटैच कर दिया। अब वो मास को हमने थोड़ा सा एक तरफ स्ट्रेच करना है। मास को जब हमने खींच लिया तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाती है, वो स्ट्रेच हो जाता है। और जब हमने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, वो मूव पीछे की तरफ चला जाता है। तो ये जो हमने उसको पहले इस तरफ खींच लिया है, यहाँ पे हमने जो ब्लॉक लिया है, सपोज उसका मास m है और जो स्प्रिंग लिया है उसका मास हमने नेग्लिजिबल, वो बहुत ही कम लिया है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ ब्लॉक। तो उसको मासलेस, उसके मास को हम कंसिडर नहीं करेंगे मास के लिए, सिर्फ ब्लॉक का मास कंसिडर करेंगे। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट होता है तो उसको k लिया जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। हमने उसको जब एक्सिस के अलोंग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन को कंसिडर कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस हमने उसको स्ट्रेच किया। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो एक फोर्स दे रहे हैं F विच इज इक्वल टू kx। स्प्रिंग के केस में फोर्स इक्वल टू kx होता है। तो kx फोर्स ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, ड्यू टू दैट इट गेट एक्सटेंडेड एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट x इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन हो रहा है उसका। तो उसमें क्या होता है, एक नेचुरल सा टेंडेंसी आ जाती है टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वो क्या होता है, उस रिस्टोर करने के लिए वो पीछे, जब आप फोर्स को हटा लेते हो वो रिस्टोर हो जाता है। रिस्टोर होने के केस में वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन को चला जाता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, उसमें एक वेलोसिटी आता है और वेलोसिटी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो क्या होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन को पहुंचने के बाद भी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो और पीछे चला जाता है। फिर क्योंकि पीछे चला गया, फिर स्प्रिंग का एक्सटेंशन हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब फिर से वो अपना ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करने के लिए फिर आगे आएगा एंड दिस विल अगेन कंटिन्यू दैट टाइप ऑफ मोशन। सो ये अपने जो फिक्स्ड पोजीशन, जो नॉर्मल स्टेट में स्प्रिंग का पोजीशन होता है और मास जहाँ था, दैट इज नोन एज द मीन पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन, उसके दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन होगा। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे हुआ ये तो बता दिया, लेकिन जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात आती है तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका टाइम पीरियड जो है दैट कम्स आउट टू बी 2π√m/k। 2π कांस्टेंट है, √m/k, m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि हमने स्प्रिंग के मास को नेग्लिजिबल लिया है एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है और k जो हम स्प्रिंग कांस्टेंट के हिसाब से लेते हैं उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो k इक्वल टू F/x, द डिस्प्लेसमेंट फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ये तो हॉरिजॉन्टल सिस्टम था, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। वर्टिकल ऑसिलेशन के केस में भी यही होगा, बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि जो रिजिड सपोर्ट है वो वॉल नहीं होके एक वर्टिकल रूफ के हिसाब से, रूफ से हम उसको रिजिड सपोर्ट के हिसाब से लेके उसको हैंग करेंगे और उसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में
वाई एक्सिस में उसको एक्सटेंशन देंगे। थोड़ा सा नीचे खींच के अगर आप छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि वो वर्टिकली ऑसिलेट करता है। तो सेम थ्योरी अप्लाई होता है, जब आप खींच लेते हैं एक्सटेंशन हो जाता है। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन वो पीछे चला जाता है, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रुक के और भी पीछे चला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है स्प्रिंग का। अगेन इट ट्राइज टू रिस्टोर इट ओरिजिनल पोजीशन, मेन पोजीशन पे आता है, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन फिर से एक्सटेंशन हो जाता है। तो ये चलता रहता है एंड देयर इज टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द ब्लॉक। तो इस केस में भी टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन सेम वही होता है, 2π√m/k। तो ये दोनों हमारे स्प्रिंग मास सिस्टम का सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा हमने और उसका टाइम पीरियड के बारे में भी देखा। और एक सिस्टम होता है जो बहुत ही फेमस और नॉर्मली यूज होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, दैट इज सिंपल पेंडुलम। आपको इसका एक्सपेरिमेंट, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में भी हम सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, या फिर वहाँ से हम g का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है? सिंपल पेंडुलम का मतलब है एक थ्रेड से हम एक स्फेरिकल बॉब को बांध देते हैं और वो स्फेरिकल बॉब जो है उसका मास पुश m है, और जो स्ट्रिंग हमने लिया है थ्रेड उसको हम मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेते हैं थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी चीज़ अगर उसका एग्जिस्टेंस है और मास जीरो नहीं हो सकता, बट एज कंपेयर टू द मास ऑफ द बब हम स्ट्रिंग के मास को मासलेस के हिसाब से लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। एंड इनएक्सटेंसिबल हम ये एज्यूम करते हैं कि द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, और उसको हमने एक रिजिड सपोर्ट से हैंग किया है, और वो जो बब है इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं, और वो बब अपने मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट करने की कैपेबल है। तो ये तो सिंपल पेंडुलम है, और ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब हम उसको एक साइड थोड़ा सा स्मॉल एंगल, हमेशा हम ये देखेंगे जब भी आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर आप स्मॉल एंगल से उसको ऑसिलेट करते हैं, थोड़ा सा खींच के एक साइड को लेके फिर छोड़ देते हैं, तो आपका जो रीडिंग आता है उसमें एरर कम आता है। स्मॉल ऑसिलेशन के केस में हमारा सिंपल हार्मोनिक का जो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट हमें कम एरर के साथ वैल्यू देता है। तो स्मॉल एंगल से आप जब उसको एक साइड ला के छोड़ देते हैं, आप इधर लेकर आ रहे हैं, आप उसको एक फोर्स दे रहे हैं। अब जब आपने छोड़ दिया, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को आएगा, रिस्टोर हो जाएगा ओरिजिनल पोजीशन, बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन एंड द वेलोसिटी इट हैज गेन्ड, वो दूसरे साइड दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन को चला जाएगा। एंड अगेन from there it comes to the mean position, but it does not stop at that position, it again goes to the next extreme position। तो ऐसे ही वो mean position के to and fro left and right वो oscillate करता है, and it oscillates within simple harmonic motion। तो इस केस में अगर हम उसका टाइम पीरियड, इसमें अगर आप मैथमेटिकल इसका जो कैलकुलेशन देखेंगे किताब में दिया हुआ है, उसमें जो आप एक तरफ ले आते हैं तो स्ट्रिंग में एक टेंशन होता है, क्योंकि एक मास को हमने उससे सस्पेंड किया है, तो देयर इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द वेट ऑफ द बॉब इज टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो वेट भी एक फोर्स है, इसका हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेंगे, that is mg cos theta, mg sin theta। mg cos theta is equal to the tension in the string, that cancels out the tension। mg sin theta आपका नेट फोर्स है, और वो फोर्स उसको ड्राइव करता है टू एंड फ्रो मोशन के लिए। तो mg sin theta इज द सोल फोर्स। यहाँ पे थीटा को हम स्मॉल लेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि हम स्मॉल एंगल में उसको ऑसिलेट कराएंगे। जब थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा एंड दैट इज इक्वल टू x/l। तो उसको अगर हम पुट करते हैं तो हमारा जो
टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाय G, where L is the length of the simple pendulum and G is the acceleration due to gravity. तो ये जो एक्सप्रेशन T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाय G है, इसमें G को हम कैलकुलेट करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करके हम G कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं सिंपल पेंडुलम का। तो आप देखेंगे जो थियोरेटिकल वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे बहुत सारे रीडिंग लेके तो देख सकते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल वैल्यू 9.8 है, वहाँ पे हम काफ़ी सारे चीज़ नेगलेक्ट करते हैं जो कि आइडियल सिचुएशन या जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे वो सिचुएशन अवेलेबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा एरर आता है। तो आप उसमें से ये भी देखिए कि क्या क्या हो सकता है या फिर वो कैसे आप जी के वैल्यू को इफ़ेक्ट करता है। तो ये तो हमारा सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में था और उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर L बाय G है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि जी का वैल्यू जब हम टुवर्ड्स कुछ हाइट में चढ़ जाते हैं, अर्थ सरफेस पे काफ़ी हाइट में चले जाते हैं या डेप्थ में चले जाते हैं या दूसरे प्लानेट में चले जाते हैं, तो उसके हिसाब से जी का वैल्यू चेंज होता है। जब जी का वैल्यू चेंज होता है तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो लेंथ के हिसाब से भी टाइम पीरियड का वेरिएशन क्या होगा, आपके सवाल आ सकते हैं। आई थिंक मून पर भी हम जो जाते हैं उस पर भी आते हैं हमारे जो, क्योंकि जी का वैल्यू वहाँ पे कम होता है अर्थ के हिसाब से, जी इक्वल टू G बाई 6, जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ। तो क्योंकि जी का वैल्यू कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो वही सेम पेंडुलम भी क्लॉक जो आपने लिया है वो वहाँ जाके जो से उसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, तो वो स्लोअर चलेगा। ये मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम के बारे में हमने देख लिया। अब एनर्जी ऑफ द इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ही आता है। तो यहाँ हमारे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए इस एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी के हिसाब से हम ए साइन ओमेगा टी लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, आपके यहाँ पे पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी हम हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप हाफ एम वी स्क्वायर, वी के जगह पे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट कम्स आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करते हैं then it comes out to be u equal to half m omega square y square, y is displacement। तो y का वैल्यू अगर पुट करेंगे a sin omega t, then u equal to half m omega square a square sin square omega t। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू k प्लस u, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो हम कैलकुलेट करेंगे दोनों का वैल्यू पुट करके, दैट कम्स आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू हमने ऐसे ही बोल दिया, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो वो ग्राफ को रीड करके या ग्राफ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कि मीन पोजीशन पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मीन्स आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी सेम हो जाएंगे। और यहाँ पे ग्राफ से आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, क्योंकि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। जैसे जैसे आप एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते रहेंगे
आपका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कमता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता हुआ जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो ये वेरिएशन रहता है और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम देखते हैं। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, खाली वो वेरिएशन होता है पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। आज तो क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है तो हम डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में हम अगले पीसीपी में इसको डिस्कस करेंगे। तो जो आज हमने डिस्कस किया वो था डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन और पीरियडिक मोशन क्या होता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। पीरियडिक मोशन को हम कब ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे और कौन सा पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा। जब मोशन पीरियडिक होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एंड इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या रिलेशन रहता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। इन दैट केस सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में सिंपल हार्मोनिक वेव दैट इज साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन हम यूज करते हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a कॉस ओमेगा टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। तो उस केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में कुछ टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किया और उस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने के बाद हमने डिफरेंट सिस्टम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी किया, जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम के केस।